हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्टडी। गाइज, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए जितनी भी रगा के लिए मतलब इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब टफ लेवल के नहीं बोल रहे हैं, मॉडरेट लेवल के। क्योंकि मॉडरेट लेवल करते 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 हम लोग टफ लेवल पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो वो एक तरीके का क्विज है, 10 क्वेश्चन है, करो मजा आएगा। और कोशिश करना ना कि लिमिट टाइम के अंदर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे कि मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ एक बार क्वेश्चन, तो वीडियो को वहीं पे पॉज कर दो, रोक दो वहीं पे, ठीक है ना। और कोशिश करो कि जितना कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुआ तब जाके मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है ना। तो ये तरीका है रगा को हैंडल करने का, मैथ को मतलब अच्छे स्कोर करना है मैथ में। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, मैथ की क्लासेस ठीक है, एयरफोर्स ग्रुप वाई चल रही है, बट इसके अलावा अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हो तो एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको। क्या, अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हो गाइज तो देखो यहाँ पे एक बैच लॉन्च हुआ है अनअकैडमी पे। इस बैच का नाम है एचीवर्स। तो गाइज पिछले वाले बैच में एनडीए के लगभग 200 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इस बैच से निकले हैं, एग्जाम को पास किए हैं, ठीक है। अब फेज 1 पास किए। फेज 1 पास करना भी अपने आप में बड़ी एक अचीवमेंट होती है। वो मतलब जो बच्चे न्यू न्यू अभी क्या होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है ना। आप भी हो, आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एनडीए की कर रहे हो, मतलब एनडीए वाली तो स्पेशली इस बैच को एनरोल करो, ताकि पिछली बार जैसे 200 प्लस बच्चों ने रिजल्ट दिया था, मैं चाहता हूँ कि इस बार आप भी रिजल्ट दो, ठीक है। और रिजल्ट दो और लास्ट में कमेंट करके बताना कि सर मेरा भी रिजल्ट हो गया। बड़ा सुन के मजा आता है जब आप बोलते हो कि रिजल्ट हो गया। बहुत बार इस बार के वाई ग्रुप के बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया कि मेरा रिजल्ट हुआ, कुछ का नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। तो गाइज ये वाली बैच जो है ना 23 दिसंबर को होगी, मतलब 23 दिसंबर को होगी और 23 मार्च को खत्म हो जाएगी। मतलब 90 दिन का टाइम है। आप जान लगा दो, पूरे डेडिकेटेड टीचर्स के साथ पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, मतलब सबके पास अपना अपना एक्सपीरियंस है और सबके बच्चे कहीं ना कहीं अभी एनडीए में सिलेक्शन ले चुके हैं, ठीक है ना। तो गाइज फिर देर किस बात ही कर रहे हो, तो यहाँ पे जाओ फटाक से। और मैं बोलूंगा कि इस बैच में जरूर से जरूर इनरोल लेना। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इस बैच में इनरोलमेंट के साथ आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो उसकी भी उपाय मैंने कर रखी है। क्या उपाय है भाई, ये भी देखो। अन अकेडमी पे 10% डिस्काउंट के लिए देखो, ए टू जेड स्टडी आपका चैनल जो है, ये जो रेफरल कोड यूज कर लेना अपने चैनल का, इसके थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो 10% का डिस्काउंट अपने आप में बहुत बड़ा एक क्या है, मायने रखता है भाई। 2 4 5 हज़ार की मान लो इनरोलमेंट भी लेते हो तो जॉब हो जाता है, तो पैसे निकल जाएंगे, है ना। तो पैसे के लिए मोह माया ज्यादा मत करो, क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाती है तो उन सभी पैसों का कोई कीमत नहीं रह जाएगा 2 4 हज़ार का, ठीक है ना। आप मोहताज नहीं रह जाओगे इनकी। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो चलो फटाक से हम आज की जो है कोर्स को स्टार्ट करते हैं, मतलब क्विज बोल लो, प्रैक्टिस बोल लो, जो भी बोल लो, मॉक टेस्ट, इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में पढ़ो, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ो, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 2 मीटर भुजा वाली, ठीक है, एक वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, भुजा मतलब साइड, कि प्रत्येक भुजा बाहर की ओर एक अर्ध, यहाँ पे और लिखा है ना, जो इसको और पढ़ना, और, ठीक है ना, बाहर की ओर एक एक अर्धवृत्त बनाया गया है, मतलब उन सबके बाहर की ओर एक एक अर्धवृत्त बनाया गया है। पूरे आकृति का क्षेत्रफल पता कीजिए। देखो एक मैं क्वेश्चन समझा दूं पहले, फिर आप बनाना। एक क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है, जिसकी चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। इनकी चारों साइड पे एक अर्धवृत्त हो गया ये वाला, एक अर्धवृत्त हो गया ये वाला, और इस पे अर्धवृत्त हो गया ये वाला, और इस पे अर्धवृत्त हो गया ये वाला। तब जाके चारों मतलब भुजाओं पे एक एक अर्धवृत्त बना दिया गया है, ठीक है ना। तो बताओ कि अब ये क्या, मतलब इसकी जो कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूछा है। बात समझ में आ गया। सेमी सर्कल इसको चारों तरफ बनाए, तो इसका पूरा का एरिया क्या हो जाएगा। तो अब इसको आप किस तरीके से निकालोगे, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका चारों का एरिया, और प्लस में इस स्क्वायर का एरिया निकाल लो। तो कब पता चलेगा, बन पाएगा आपसे, जब आपको इसका फॉर्मूला याद होगा तब। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, अब इस वीडियो को यहीं पे रोकोगे आप, आपका काम ये है, यहीं पे रोकोगे और इसको सॉल्व करोगे। अब देखो मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। अभी जस्ट मैंने क्या बताया, इसमें क्या है, एक ये वाला जो एक स्क्वायर है सबसे पहले, और स्क्वायर का क्या होता है, एरिया क्या होता है भाई, ये पता है ना आपको, ए स्क्वायर होता है। तो ए का मतलब क्या हुआ, इसकी एक भुजा, और इसकी एक भुजा का वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, ठीक है ना। तो 2 मीटर का 2 का स्क्वायर क्या हो गया भैया, 4, ठीक है। अब इसके बाहर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, बराबर बराबर वाली चीजें अर्धवृत्त बनाई गई है।
अच्छा देखो, ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त हम मिला दें अगर, तो दोनों मिलके एक क्या बन गया, वृत्त बन गया। ये वाला और ये वाला अगर हम मिला दें, दोनों बन के क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन गया, मतलब दो वृत्त बन गए। अब इसका देखो, ये जो साइड है, ये वाला एक भुजा जो है इसका, ये क्या है, मैं बोल सकता हूँ ये क्या है आपका, व्यास बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, डायमीटर बोलते हो इंग्लिश में आप इसको। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका जो है, इसकी मतलब कितनी है, इसका लेंथ कितना है, तो 2 मीटर है इसका। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, तो इसका आधा होता है, ठीक है, व्यास का आधा होता है रेडियस इसका, तो 1 मीटर। और इसका भी सेम चीज है, ये देखो, ये वाली साइड के बराबर इसका क्या हो जाएगा, ये वाली के, इसका भी 1 मीटर हो जाएगा रेडियस। मतलब दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, एक एक मीटर है। तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ दूसरा सर्कल, ठीक है। तो देखो, स्क्वायर का एरिया क्या लिखा हमने, ए स्क्वायर, प्लस में इस वाले मतलब सर्कल का क्या लिखा, एरिया का क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, प्लस सेकंड एरिया, मतलब ये सेकंड सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमने क्या निकाला था, 4, यहाँ पे हमने निकाल लिया था। इसको हम शॉर्टकट में बना सकते थे, बट समझाने के लिए मैंने इतना पढ़ाया आपको। ठीक है, अभी देखो क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई इंटू आर का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, मतलब 4 प्लस क्या है भाई, 4 प्लस 2 पाई मीटर स्क्वायर, एरिया को स्क्वायर में रखते हैं, मीटर स्क्वायर। अब ये देखो, ये वाला किस में है, तो 4 प्लस 2 पाई मीटर स्क्वायर है ना, यही वाला चीज तो है आपका, ऑप्शन नंबर 1 में है। बात समझ में आ गई, तो वीडियो को रोक के जरा नोट कर लो। अगर आप इसको चाहते हो ना कि इतना हमें ना झंझट करना पड़े, तो आप सिंपली समझ सकते थे ना इस फिगर को देख के। देखो, आप इसको और भी लॉन्ग बना सकते थे कि अर्धवृत्त का एरिया निकालते, 4 बार जोड़ते उसको, इससे अच्छा मैंने आपको 2 सर्कल ही बना दिया। आप सिंपली उतना ना समझ के लिखते, ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, चीज वही होता है, आपको शॉर्टकट में कहीं कहीं मिल जाएगा यही। मतलब दो वृत्त का जो है ना एरिया प्लस में एक इसका एरिया, तो यहीं पे फटाक से 2 का स्क्वायर लिख देते, 2 पाई 1 का स्क्वायर लिख देते, और आपका फिर से वही चीज आ जाता। तो अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता, तो आप इतने में ही सॉल्व कर लेते, मुझे उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी देखो, अभी देखो ये क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज है, मतलब ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें से ए बी रेशियो बी सी इक्वल टू है 3:1, ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी सी में बी पर समकोण है, ठीक है, मतलब ये जो राइट एंगल क्या है भाई, ट्रायंगल है ये, मतलब ऐसे होता है ना ये वाला, ठीक है। तो ए यहाँ पे है, और ये जो 90 डिग्री है वो बी पे है, बोल रहा है, ठीक है ना, बी पर क्या है, समकोण है, ठीक है ना, राइट एंगल एट बी। और ये सी हो गया। बोल रहा है ए बी जो है ना, ये वाला, ये ए और बी, इसका जो है 3 है वैल्यू, और बी और सी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ए का साइन सी प्लस साइन ए का वैल्यू निकालो, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन सी प्लस कॉट ए का वैल्यू निकालो। तो देखो, साइन सी और कॉट ए का वैल्यू निकालेंगे, बट ये जो हाइपोटेन्यूज में है सी के लिए जो है, या फिर ए के लिए भी विकर्ण बोलो, सबसे बड़ी साइड जो है, बड़ी भुजा जो, उसका वैल्यू क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस में दोनों छोटी भुजा का अंडर रूट के अंदर स्क्वायर कर दो, आपका आ जाएगा, तो मतलब अंडर रूट 10। अब इसका ए सी का वैल्यू कितना आ गया, इतना। तो हमें निकालना क्या है, साइन सी प्लस कॉट ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये बताओ। हिंदी में पढ़े तो लंब बटा में कर्ण, और इंग्लिश में बोले तो लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज, मतलब P बाई एच, ठीक है ना, लंब बटा में कर्ण, तो प्लस में। और कॉट थीटा का बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो आधार बटा में लंब, तो आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और लंब को P, तो B बाई P। सिंपली समझ में आ गया आपको। तो अब इनका वैल्यू निकालो, साइन C के लिए ये वाला एंगल मेजर करोगे आप लोग, तो इसके लिए P कौन सा हो जाएगा, ए बी इसके लिए लंब है, तो 3, और हाइपोटेन्यूज में तो हमेशा वही होगा सबके लिए। और देखो, अब ये ए वाला एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ठीक है, ए बी ही हो जाएगा ना, हाँ, 10, और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, इसके सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बाई अंडर रूट प्लस 3, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम निकालोगे जाके, तो क्या हो जाएगा, 3, मतलब ये 3 नहीं बोलोगे, अंडर रूट 10, ठीक है। अब ये 3 प्लस 10 अंडर रूट 3, यही तो हो गया ना। अब इसको आप और शॉर्टकट में लिखना चाहते हो, तो ये 3 को कॉमन निकाल के 1 प्लस, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मैंने एक चीज गलती लिखा है आपको, यहाँ पे 10 नहीं होगा, 3 अंडर रूट 10 होगा। तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 बाई अंडर रूट 10। आपका ये जो किसमें है,
ऑप्शन नंबर ए में है ये भी, ठीक है ना। तो चलो, ये रहा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। मतलब सिंपली इसमें कुछ करना नहीं था। ये व्हाइट बोर्ड होता तो मजा आता, बट इस पे थोड़ी सी पेन टैप पे हाथ बैठाने में टाइम लग रहा है। कुछ करना नहीं था, ये ट्रायंगल था, ए बी का वैल्यू दिया था, बी सी का वैल्यू दिया था, 3 और 1, इसका हमने निकाल लिया। अब साइन सी प्लस कॉट ए के लिए दोनों का वैल्यू रख दिया। अब ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, सी के लिए हमारा ये हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने दोनों का वैल्यू रख दिया, 3/√10 प्लस में 3/, तो आपको क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम √10 निकल जाएगा। अब आपको क्या हो जाएगा, 3/√10। अब वही चीज हो गया, 3 इसमें से, आप इसमें से दोनों में 3 है तो 3 को कॉमन निकाल के 1 प्लस। अब ये चीज फटाक फटाक कौन समझ रहे होंगे जिनका मैथ का कंसेप्ट क्लियर होगा कि कॉमन कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है ना। अभी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी है, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, ठीक है ना। ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है। एक सीढ़ी है, जमीन के साथ इसको 30 डिग्री के कोण पर दीवार से जमीन पर रखी जाती है। तो दीवार की ऊंचाई 14 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। मतलब लैडर स्केप्ड अगेंस्ट अ वॉल एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब देखो, एक ये दीवार है, ठीक है ना, और ये आपका ये जमीन है, ठीक है। अब ये दीवार की लेंथ जो है, लंबाई जो है 40 मीटर है, 14 मीटर है, 14 है। अब बोल रहा है इस पे एक सीढ़ी, जब घर होगा दीवार पे सीढ़ी कैसे बनाते हैं घर में, ऐसे ही बनता है ना, ऐसे इस पे चढ़ चढ़ के जाओगे आप, ठीक है। तो वही है, अब बोल रहा है कि अब ये जो एंगल है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो बोल रहा है ना कि अब ये ठीक है, तो इस सीढ़ी की लेंथ बताओ। मान लो ये ए बी हो गया दीवार, और ये जो सीढ़ी हो गया हमारा ए सी हो गया, तो सीढ़ी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है ना, बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई निकालो। देखो, ये सी का वैल्यू दे रखा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, लंब, ठीक है। मतलब लंब हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में क्या हो गया, पी, परपेंडिकुलर। और ए सी मतलब ये क्या हो गया, ए बी। और एसी क्या वैल्यू पूछ रहा है, तो एसी क्या हो गया, कर्ण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज में। तो शुरुआत से अगर हम जाएंगे तो किसके अंतर्गत आपको लंब बटा कर्ण मिलता है, बताओ। तो साइन थीटा का वैल्यू ही होता है P/H, साइन ही का वैल्यू होता है P/H, आगे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो साइन का वैल्यू क्या हो गया हमारा, P/H। तो वही काम करो, तो साइन कितना डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB/AC। ए बी का वैल्यू हमारा 14 है, ए सी का वैल्यू में पता नहीं, तो हम ए सी लिखते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये बताओ। 1/2 होता है, 14/AC। तो ए सी जब इस साइड जाएगा तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। बात समझ में आ गया। तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, हमारा सीढ़ी का लेंथ 28 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ट्रेन है, 800 मीटर लंबी है, ठीक है ना, चलो सही है। वो जो है उसकी स्पीड दे रखी है, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो ट्रेन। अभी बोल रहा है यदि यह ट्रेन एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई, मतलब एक देखो, एक ट्रेन जो है ना ये वाली, एक ट्यूनल को पार कर रही है। मान लो एक ट्यूनल है ये, मतलब सुरंग है ये, इसमें एंटर होके जा रही है, ठीक है, इसमें एंटर होके जा रही है। अब इस ट्रेन की टोटल लेंथ जो है ये 800 मीटर है। अब इस ट्यूनल को जैसे ही पार करती है तो वो 1 मिनट का टाइम लगाता है, ये ट्रेन लगाती है। और स्पीड क्या है भाई, 78 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तीनों आपको देखो, तीनों अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। पहला, हमारे ट्रेन की लेंथ जो है 800 मीटर में दी हुई है। हमारा जो स्पीड दे रखा है भाई इसने, स्पीड को ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। और ये ट्यूनल की जो टाइमिंग है पार करने की, टाइमिंग हमारी 1 मिनट में दे रखी है। तो ये तीनों का जो है ना कॉम्बिनेशन जमता ही नहीं है। ये तो मीटर में है, तो ये मीटर पर सेकंड में करो, इसको चेंज करो जो किलोमीटर में दिए। और ये मिनट में जो इसको सेकंड में चेंज करो, तो 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड। और ये देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पे, तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या बोलता है, ट्रेन की लंबाई प्लस में क्या होता है, सुरंग की लंबाई या फिर जो भी है। तो ये ट्यूनल की लंबाई, ठीक है, इक्वल टू ट्रेन है ये हमारा, टी आर कर दो, ये ट्यूनल है। तो ट्यूनल की लंबाई हमें पता नहीं है, तो टी यू से मैंने लिख दिया इसको। अभी ट्रेन की लंबाई में पता है 800 मीटर, तो हम आगे जाके लिखेंगे। इनटू क्या होता है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितने की है, 78 किलोमीटर की ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। इनटू हमारा टाइम है 1 मिनट का, तो 1 मिनट को 60 सेकंड कहते हैं हम, क्योंकि मीटर पर सेकंड में सबको चेंज करना हमें।
तो ये देखो ट्विनल का ट्विनल नहीं, यहाँ पे मैं पहले ये बोलूंगा आपको। ये था हमारा ट्रेन की लंबाई कितनी थी 800 मीटर में। मतलब ये टी हमने लिख दिया, ट्यूनल की जो भी है लेंथ है हमें पता नहीं है, यही फाइंड आउट करना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 6 के टेबल से कटाओ तो 3 बार में कटेगा ये। हाँ 13 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 13 बार में कट जाएगा ये। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये 3 को घटा लो 20, ठीक है। अब जाके सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1300, 1300। क्लियर। अभी देखो अब ये ट्विनल का क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा 1300 माइनस 800 इक्वल टू 500 मीटर। फाइनली आपका क्या आ गया 500 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब ये स्पीड एंड डिस्टेंस और टाइम जो आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो फिर जाके देख लो मेरी, या आप जाके सर्च कर लो प्ले लिस्ट में, मैंने ये सब चीज पढ़ा दी है पहली वाली बैच में। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ा तो आपकी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल के गुणनखंड है। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स। तो इसको कैसे बनाते हैं भाई, इसको बनाना कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है कि इशू नहीं है, बहुत फटाक से बन जाएगा, बशर्ते कि फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि 1 से 100 तक में जो लिखते हैं गिनती लिखो और उसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब ये क्या है n कितने तक, 100 तक मैंने बोला ना, तो 100 इंटू 100 + 1, ठीक है, /2। तो 100 तक बोला तब जाके मैंने इसको ऐसे किया, बट ये कितना बोल रहा है प्रथम 25, 25 तक, तो क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 इक्वल टू 25। 25 तक बोला है ना, इंटू 25 प्लस में 1, इसको कोष्ट में करो /2, मतलब 25 इंटू 26/2 इक्वल टू 25 इंटू 13। 2 से कट गया हमारा ये बंदा 13, ठीक है। तो 25 इंटू 13, इसका जो मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा, पूछ रहा है कि इसका गुणनखंड, मतलब वो 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का गुणनखंड है। मतलब ये 1 से 25 तक, आप देखो 1 से लेकर 25 तक लिख लो गिनती, और सबको जोड़ने पे इतना वैल्यू आएगा, 25 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करने पे जितना वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा देखो किससे किससे, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एक डिजिट है जो कि इसको डिवाइड कर सकता है। तो मैं आपको समझाने के लिए तरीका बताता हूँ। अगर मैं 2 इंटू 4 लिखूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 8। तो इस 8 को डिवाइड करने के लिए किससे किससे डिवाइड कर सकते हो आप, 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 बार में कटेगा, या फिर 8 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है, क्यों 2 से भी डिवाइड किया 4 से भी, मतलब जो जो इसके मल्टीप्लाई है वही इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 25 और 13 में 25, और इसका जो वैल्यू आएगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, उसको या तो 25 डिवाइड कर देगा उसको, या फिर 13 डिवाइड कर देगा। मतलब 13 भी डिवाइड कर सकता है उसको, गुणनखंड उसका फैक्टर है, और ये 25 भी क्या है उसका फैक्टर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देख लो, अब ऑप्शन में 13 है कि 25 है, तो ऑप्शन में ऑलरेडी 13 मेंशन है, तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, मतलब उसको गुणनखंड करने वाला कौन इंसान होगा, जो उसमें मल्टीप्लाई होता है वही उसको डिवाइड कर सकता है। जैसे मैंने बताया ना 2 इंटू 4 का वैल्यू 8 है, तो 8 को कौन डिवाइड करेगा, या तो 2 करेगा, नहीं तो 4 करेगा। जो इससे गुना हुआ है वही उसको डिवाइड कर सकता है। तो 25 इंटू 13 के वैल्यू में कौन उसको डिवाइड करेगा, या तो 13 करेगा या तो 25 करेगा। क्लियर, चलो अब आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो बहुत बड़ा सा इक्वेशन है, 2 द पावर 4, 5 का पावर 7 है, 2 का पावर 10 है, सब मल्टीप्लाई है, इतना इतना लंबा इक्वेशन है, और नीचे एक और है 5 टू द पावर 37। इनको जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, ठीक है, लास्ट में कितने शून्य होंगे। अब बोलोगे अगर ये एग्जाम में दे देगा तो ये तो बोलोगे कि ये तो सीजीएल लेवल का हो गया, इसी को तो देख के बोलते हो सीजीएल लेवल का, तो भाई ये कोई भी लेवल नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। इसको मतलब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, बस शॉर्ट ट्रिक इसका है कि आप बना लोगे। अब यही सब क्वेश्चन देख के डर जाते हो। देखो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं। देखो एक तो 2 मल्टीप्लाई है और एक 5 है, हमेशा आपको 2 और 5 का ही देगा, ठीक है, दूसरा का नहीं देगा, क्योंकि लास्ट में जीरो, या तो अगर हम 5 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कर दे तो लास्ट में जीरो आएगा नहीं, 35 आ जाएगा, लास्ट में 5 आएगा। मतलब 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो या फिर जीरो लास्ट में मल्टीप्लाई करो तभी जाके जीरो आएगा। वैसे ही 5 को आप या तो 2 से मल्टीप्लाई करो, या तो 4 से मल्टीप्लाई करो, या फिर जीरो से मल्टीप्लाई करो, तभी लास्ट में जीरो देगा। तो ज्यादातर 99 या बोलो 100% एग्जाम में आपको 2 और 5 को ही ऐसे मल्टीप्लाई करके देता है, कि मतलब पावर चढ़ा देगा बहुत सारा, आप बोलेगा सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 के पावर कितना कितना है, इस पहला पावर क्या है 4 है, ठीक है, दूसरा 10 है, तीसरा 16 है, 22 है, सबको जोड़ दो, ठीक है ना, इसका पावर जो जो है पहले सबको जोड़ो, मैं बताता हूँ आपको एक ट्रिक, 34 है। क्या कहता है 4, 10, 16, 22, 28, 34, इन सबको जोड़ो, इसका वैल्यू आ जाएगा
114, ठीक है, इसका वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही 5 का जो जो पावर है उसको भी आपको जोड़ने का आपका काम है। 5 का पहला पावर क्या है, 7 प्लस में 13 प्लस में 19 प्लस में 25 प्लस में 31 प्लस में 37, इनको आप जोड़ोगे तो इनको जोड़ने के बाद 132 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मान लो 2 का पावर कितना हो गया, 114 इंटू 5 का पावर हो गया 132, सही हुआ ना। अब देखो किसका पावर सबसे छोटा है, 132 छोटा है या फिर 114, तो बोलोगे जो छोटा होगा वो उतना लास्ट में जीरो होगा, मतलब सबसे छोटा कौन है, 114, तो लास्ट में 114 जीरो होंगे। ये आपका करेक्ट स्पेलिंग आंसर है, ठीक है ना। स्पेलिंग पढ़ाते पढ़ाते वोकैबुलरी बार बार यही आता है, स्पेलिंग स्पेलिंग, ठीक है ना, इतना वोकैब पढ़ाते रहता हूँ। तो वही चीज है, 114 जो छोटा पावर होगा वही उतना लास्ट में जीरो होगा, ठीक है ना। तो आप याद रखना कि लास्ट में आंसर क्या हो गया, जीरो। अगर यही 5 का हमारा पावर छोटा होता तो 5 वाला का पावर को उतना जीरो हो जाता। बात समझ में आ गया। आई होप कि अब एग्जाम में आप इजिली बना लोगे, बस थोड़ा सा जोड़ घटाव तो करना था। अब इसको देख के बोलते कि सीजीएल लेवल का है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी एक काम को, एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, ये इजी सा क्वेश्चन है, बना लोगे। सी और ए उसको 6 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब इसको बना लोगे, मुझे पता है ए और बी कर रहे हैं, फिर बी और सी कर रहे हैं, सी और ए, तीनों मिलके एक काम को कर रहे हैं। जब ए और बी कर रहे हैं तो हम एक बटा में लिखते हैं, 1/12 दिन लग रहा है उनका, मतलब समय 1/12 लग रहा है। बी और सी कर रहे हैं तो 1/8 लग रहा है, और सी और ए मिलके कर रहे हैं तो 1/6 लग रहा है। तो तीनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो बताना है कि मतलब बी अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो हम सब पहले निकाल लेते हैं, ए बी सी तीनों मिलके करेंगे तो कितने दिन लगेगा। इनको जोड़ो तो इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें बी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो क्या हो गया, दो तीनों दो दो बार है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/12 प्लस में 1/8 प्लस में 1/6, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम जब निकालेंगे सॉल्यूशन करेंगे, क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 3 बार में 2 बार में जाएगा, 3 4 4 3 7, और ये क्या हो जाएगा a+b+c। अब ये जो 2 है आपका इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे 48 हो जाएगा, 24 में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर क्या हो गया 9। मतलब ए बी सी तीनों मिलके 9/48 दिन में काम कर रहे हैं। तो बी अकेले, मतलब इसको उलट देना, 48/9 दिन में काम कर रहे हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो ये देखो बी के छोड़ दे, अगर हमें नहीं पता है मान लो, तो इसमें बचा कौन, ए और सी। तो ए और सी दोनों मिलके 1/6 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 1/6 प्लस बी इक्वल टू 9/48, तो बी इक्वल टू 9/48 माइनस 1/6 इक्वल टू, आप निकाल लो आपका जो इसका आंसर आएगा। तो आपका इसका आएगा 1/48, तो फाइनली इसको उलट दो लास्ट में, तो 48 डेज लग जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक दिन में 48 काम करेगा, तो 48 दिन में उस पूरा काम को करेगा, 48 डेज लग जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी, देखो हाँ वही चीज है, ए क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बी और सी तीन इंसान है, इसमें एक काम को करा और 440 रुपए करने का ठेका लेते हैं। मतलब ए प्लस बी प्लस सी को कोई काम करने के लिए 440 रुपए दी जाती हैं। तो बोल रहा है ए और बी को मिलकर 9/11 काम करते हैं, ठीक है ना, करना है। ए प्लस बी दोनों मिलके पूरे काम का 9/11 भाग कर लेंगे, तो बताओ सी को कितने रुपए मिलेंगे। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, जितना वो काम करेगा उसको उतना मिलेगा। मतलब ए प्लस बी मिलके 9/11 कर दे रहे, तो टोटल कितना काम बचा अब। तो पूरा एक काम था और एक काम में से 9/11 ए प्लस बी कर ले रहे हैं, तो एक में से हम जब घटा देंगे, माइनस करो 9/11 को, तो जो काम बचेगा वो सी के जिम्मे आ जाएगा। तो 11 - 9 बटा में, मतलब 2/11 काम जो होगा वो सी करेगा, और ए प्लस बी मिलके क्या करेंगे, 9/11 काम करते हैं। तो ए प्लस बी, ठीक है, और रेशियो सी, इन दोनों को मिला के, मतलब ए प्लस बी एक साथ काम करेंगे और सी अकेले काम करेगा, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 9/11 रेशियो 2/11। तो ये 11 नीचे का कट गया, मतलब ए प्लस बी रेशियो सी क्या हो जाएगा हमारा, 9/2 हो जाएगा। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे, तो देखो सी का 2 है रेशियो, तो 2/9 + 2 कितना हो गया, 11, और टोटल कितना पैसा था 440। तो ये कट के हमारा आ गया 40, तो 40 × 2 = 80, तो सी को मिलेगा टोटल मिला के 80 रुपए, ठीक है। चलो ये आपका फाइनली आंसर है। आप बोलोगे कैसे, तो रेशियो का चैप्टर जाके पढ़ लो, मैंने मैथ में पढ़ा दिया है, तो कंप्लीट करा दिया है इन सभी चीजों को।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से बेचना है, तो उसको 10% का लॉस हो गया। ठीक है, अगर उसने सेलिंग प्राइस उसने थी 9 रुपए प्रति मीटर या फिर 9 रुपए मान लो, तो उसको लॉस हुआ 10% का। ठीक है ना, कितना का लॉस हुआ भाई? 10% का लॉस हो गया उसको। तो बताओ कि उसको कैसे वो बेचे उस कपड़े को, ठीक है ना, कि उसको 15% का क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस। तो 100 माइनस 10 करोगे तो क्या होगा? 90 आ जाएगा। तो एक जीरो कट गया, ये 9 9 कट जाएगा ये वाला। तो उसका कॉस्ट प्राइस था 10 रुपया। 10 रुपया में खरीदा था और 9 रुपये में बेचा, तो उसको 10% की हानि हुई। बट उसको चाहिए क्या? 15% का प्रॉफिट चाहिए। तो 10 रुपया पे तो 10 में 15% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट 115/100। क्योंकि हम क्या करते हैं, 100 प्लस आप प्रॉफिट बटा में 100 करते हैं। तो जीरो जीरो कट गया, तो 11.5 मतलब 11.5 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। तो 11.5 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो, इजी सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 23% छूट के बाद डिस्काउंट दे रहा है उसको 23% का। ठीक है, कोई वस्तु अगर 1848 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, उसका एमपी बताओ, मार्क प्राइस। ठीक है, मान लो एमपी उसका एक्स रुपए था। अगर इस पे हमने एक्स रुपए पे 23% का छूट दिया, मान लो 100 में से कितना परसेंट का छूट दिया? 23 का, तो 77% पे बेचा उसको। तो मतलब एमपी पे उसको 77% पे बेचा गया, तो कितने रुपए में बेचा उसको? 1848 में बेचा। तो इसको सॉल्व कर दो, आपका एक्स का वैल्यू निकल जाएगा और एक्स का वैल्यूज हो गया, मार्क प्राइस हो गया आपका। ठीक है, तो ये इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में कटेगा गाइस? ये टोटल डिवाइड करोगे तो 24 बार में कट जाएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, इजी सा कंसेप्ट है। तो 24 इंटू 100, 2400 रुपीज। ठीक है, तो 2400 रुपए में क्या था उसका मार्क प्राइस था। ठीक है ना, तो बस इजी सा कंसेप्ट था और कुछ भी यहाँ पे करना वरना नहीं था। तो आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। और हाँ, सारे क्वेश्चंस तो बन गए होंगे, नहीं बने तो एटलीस्ट 10 आउट ऑफ 7 तो बन ही गए होंगे। तो लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन बनाए और आप किस स्टेट से हो। ठीक है, ये चीज जरूर बताना, और आपका नाम क्या है, क्योंकि नाम पता नहीं चल पाता है गाइस। मैं कमेंट पढ़ता हूँ जरूर, भले आप लोगों को रिस्पॉन्स किसी किसी को नहीं देता, हेलो हाई का रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि मतलब कितने बार रिस्पॉन्स दूं मैं, बहुत सारे आते हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिस्पॉन्स तो मैं दे ही देता हूँ। तो नाम बताना जरूर, ताकि मुझे पता चलेगा ना कि आपका नाम क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।